तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परासरण दाब के बारे में। तो ये परासरण दाब क्या होता है, आइए समझेंगे। क्या आप जानते हैं परासरण दाब को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं फिलहाल परासरण दाब के बारे में। परासरण दाब इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में से? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं परासरण दाब को। बेटा जब हम समझाएंगे तो सब लोग पूरा कंसंट्रेशन लगाएंगे, पूरा समझने पर ध्यान लगाएंगे, ये नहीं लापरवाही करने लगे, ध्यान नहीं दें। चलिए अब हम अपनी बात आपको एक्सप्लेन करते हैं परासरण दाब के बारे में। ये एक हमने अपनी बात समझाने के लिए आपके सामने पहले ही देखिए एक रफ डायग्राम बना दिया है। इसकी हेल्प से हम अपनी बात को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। बेटा जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, जिनकी सांद्रताएं अलग अलग होंगी, तो जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगता है। परंतु जब अधिक सांद्रता वाले विलयन पर इतना दाब डाला जाता है कि परासरण की क्रिया रुक जाती है, तब इस दाब को हम नाम देते हैं परासरण दाब। यानी वो दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है उसको नाम दिया जाता है परासरण दाब। तो हम क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुनते हैं कि जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगता है। अतः अधिक सांद्रता वाले विलयन पर डाला गया वह बाहरी दाब, बाहरी दाब की जगह आप यहां द्रव स्थैतिक दाब शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिक सांद्रता वाले विलयन पर डाला गया वह द्रव स्थैतिक दाब जो परासरण की क्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। तो अगर कोई पूछता है परासरण दाब क्या है तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस से आंसर दे देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कई बच्चे घबरा जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगता है। अतः अधिक सांद्रता वाले विलयन पर डाला गया वह द्रव स्थैतिक दाब, या इसकी जगह बोल दो वह बाहरी दाब, जो परासरण की क्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या आप जानते हैं परासरण दाब को हम पाई या पी से प्रदर्शित करते हैं। परासरण दाब का सूत्र होता है पाई बराबर CST या फिर पाई बराबर N/VST या फिर पाई V बराबर लिख सकते हैं NST, या हम चाहें तो पाई V इज इक्वल टू लिख सकते हैं WB/MBST। क्या आप जानते हैं यहां पाई कहलाता है परासरण दाब। पाई को क्या बोल रहे हैं? इसका मात्रक वैसे सामान्य तौर पर हम लोग या तो वायुमंडल यूज करते हैं या फिर बार यूज कर सकते हैं। तो परासरण दाब का जो मात्रक है वो वायुमंडल भी यूज होता है, बार भी यूज होता है, वैसे तो और भी यूज होते हैं, लेकिन ज्यादातर सवाल वायुमंडल और बार में ही चलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि C यहां सांद्रता कहलाती है और सांद्रता का जो मात्रक है वो हमेशा मोल प्रति लीटर होगा। इस सूत्र में जो C सांद्रता होगी इसका मात्रक हमेशा क्या होगा, मोल प्रति लीटर होगा। यहां पर S देख रहे हैं, S कहलाता है विलयन स्थिरांक।
क्या कहलाता है? मैं आपको एक बात बता दूं कि कई किताबों में एस को एस की जगह इसे आर भी लिख दिया जाता है। तो चाहे आर लिख दें चाहे एस लिख दें, एक ही बात है, बोलते उसे विलियन स्थिरांक है। और इसका मान फिक्स है 0.0821। कितना होता है? 0.0821। समझ में आ रही ना? अगर दाब वायुमंडल में दिया जा रहा है या बार में दिया जा रहा है तो विलियन स्थिरांक जो आर या एस है उसका मान फिक्स होता है 0.0821। ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं टी कहलाता है यहाँ पर ताप, और जो ताप होता है वो केल्विन में यूज होता है। किसमें यूज होता है? इसके अलावा बेटा एन कहलाती है मोलों की संख्या। एन क्या कहलाती है? मोलों की संख्या कहलाती है। वी बेटा आयतन कहलाता है। वी क्या कहलाता है? और इसका मात्रक आप सामान्य तौर पर लीटर में ले सकते हैं। किसमें ले सकते हैं? लीटर में ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डब्ल्यू भी कहलाता है विलेय का भार। क्या कहलाता है? डब्ल्यू भी क्या कहलाता है? और एम भी कहलाता है विलेय का अणुभार। एम भी क्या कहलाता है? एम भी कहलाता है विलेय का अणुभार, या इसी को हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान। तो एम भी कहलाएगा विलेय का अणुभार, या इसी को हम लोग बोल देंगे मोलर द्रव्यमान। तो कुल मिलाकर अगर कोई तुमसे पूछ ले कि परासरण दाब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस से आंसर देना है। क्या देंगे कि जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगता है। अतः अधिक सांद्रता वाले विलयन पर डाला गया वह बाहरी दाब, बाहरी दाब की जगह क्या बोल सकते हो? वह द्रवस्थैतिक दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण दाब। समझ में आ गया ना? परासरण दाब। परासरण दाब का सूत्र क्या? परासरण दाब को पाई या पी से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है पाई बराबर CST, या इसी को लिख सकते हैं पाई बराबर N/V, या फिर पाई V बराबर या फिर पाई V बराबर WV/MVST। यहाँ पाई क्या कहलाता है? इसका जो मात्रक है वो ज्यादातर हम लोग या तो वायुमंडल में लेते हैं या बार में, वैसे और भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर सवालों में यही यूज हो रहा है। सी सांद्रता है, सांद्रता का मात्रक क्या होता है? एस को विलियन स्थिरांक बोलते हैं। कभी कभी किताबों में एस की जगह से आर भी लिख दिया जाता है और इसका मान 0.0821 हो, लेकिन याद रखना ये 0.0821 मान तब होगा जब परासरण दाब वायुमंडल या बार में दिया जा रहा हो। समझे ना? अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, टी क्या कहलाता है? तो इसका मात्रक होता है केल्विन। एन क्या कहलाता है? वी क्या कहलाता है? आयतन लीटर में कहलाता है। डब्ल्यू भी क्या कहलाता है? और एम भी कहलाता है विलेय का, तो एम भी कहलाता है विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। तो ये था बेटा परासरण दाब के बारे में जानकारी। अब हम आपको इसी में अगला टॉपिक समझाने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा सब लोग बहुत ही कंसंट्रेशन से अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, और इसका नाम होता है प्रतिलोम परासरण। क्या नाम है इसका? प्रतिलोम परासरण। मैं आपको बता दूं प्रतिलोम परासरण को हम प्रति परासरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या ऐसे चाहो तो विपरीत परासरण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? और मैं आपको बता दूं इंग्लिश में से बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रतिलोम परासरण क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक, पेपर में कई बार आता रहता है। तो क्या होता है ये प्रतिलोम परासरण? सभी विद्यार्थी पूरे ध्यान से कंसंट्रेशन से मेरी बात को एक बार फिर समझेंगे। एक बार मैं फिर से एक रफ डायग्राम आपके लिए यहाँ पर बनाने जा रहा हूं, और सबको फिर इसके बाद मैं आपको तुरंत अभी समझाता हूं 1 मिनट के अंदर।
ये हमने डॉट डॉट लाइन खींची है। डॉट डॉट लाइन किसे प्रदर्शित कर रही है? अर्धपारगम्य झिल्ली को प्रदर्शित कर रही है। ये मैंने जानबूझ के एक पिस्टन लगा दिया अपनी बात को समझाने के लिए। क्या लगा दिया? ये यहाँ पर जो भरा हुआ है ये विलयन कैसा है? अधिक सांद्रता वाला है। और यहाँ पर जो विलयन है वो कैसा है? कम सांद्रता वाला विलयन है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे? चलिए आइए समझते हैं प्रतिलोम पराश्रण के बारे में। पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी आपको लगा के समझना है टॉपिक को। कि जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगता है। परंतु यदि अधिक सांद्रता वाले विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब डाला जाता है, परासरण दाब के बराबर नहीं, परासरण दाब से अधिक दाब डाला जाता है तो ये क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। अर्थात अधिक सांद्रता वाला विलयन कम सांद्रता वाले विलयन की ओर, इसे हम प्रतिलोम परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलोम परासरण। एक बार फिर से हम लोग सुनते हैं पूरा कंसंट्रेशन से कि जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगता है। परंतु यदि अधिक सांद्रता वाले विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब डाला जाता है तो ये क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। अर्थात अधिक सांद्रता वाला विलयन बेचारा कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिलोम परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलोम परासरण। मैं आपको बता दूं कि आरओ इसी सिद्धांत पर आधारित है। आरओ का नाम सुना है ना? कितने लोगों ने नहीं सुना आरओ का नाम? हाथ खड़ा करो। मतलब आप सब लोगों ने सुना। तो आरओ इसी सिद्धांत पर आधारित है। क्या आप जानते हैं आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। और प्रतिलोम परासरण को भी इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका मतलब है कि आरओ ही रिवर्स ऑस्मोसिस है। समझ में आ रही है ना? तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है आरओ इसी सिद्धांत पर आधारित है। मैं आपको बता दूं आरओ का काम क्या होता है कि आरओ खारे पानी या समुद्री जल को मीठे जल में बदल देता है। आरओ क्या करता है? जो खारा पानी होता है, समुद्री जल होता है, उसे हम लवणीय जल भी बोलते हैं, उसको वो मीठे पानी में, शुद्ध जल में बदल देता है। ठीक है ना? आपको मालूम है आरओ में जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो कौन सी होती है? आरओ में सेलुलोज एसीटेट से बनी हुई अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग किया जाता है। कौन सी अर्धपारगम्य झिल्ली? सेलुलोज एसीटेट से बनी हुई अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सेलुलोज एसीटेट से बनी हुई जो अर्धपारगम्य झिल्ली है वो सबसे मजबूत अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यानी जितनी भी अर्धपारगम्य झिल्लियां ज्ञात हैं उनमें अगर कोई पूछे सबसे मजबूत अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी है तो आपको बोलना पड़ेगा कि सेलुलोज एसीटेट की अर्धपारगम्य झिल्ली सबसे मजबूत होती है। तो क्या आपको प्रतिलोम परासरण क्लियर हो गया? मैं एक बार लास्ट बार क्लास में अंतिम बार एक बार फिर समझाना चाहूंगा, सभी लोग पूरा कंसंट्रेशन लगा के सुनिए। मैंने बताया कि जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगता है। परंतु यदि अधिक सांद्रता वाले विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब डाला जाता है, परासरण दाब से अधिक दाब डाला जाता है तो ये जो क्रिया है ये विपरीत दिशा में कहाँ होने लगती है? विपरीत दिशा में होने लगती है। अर्थात अधिक सांद्रता वाला विलयन कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगता है। इस क्रिया को हम क्या नाम देते हैं? प्रतिलोम परासरण कहते हैं। आरओ किस पर आधारित है? आरओ प्रतिलोम परासरण पर आधारित है। समझ में आ रही ना? आरओ क्या काम करता है कि जो समुद्री जल या खारा पानी होता है उसे ये शुद्ध जल में बदल देता है। समझ में आ रही है ना? और आपको एक बात और मैं अंतिम बात बता दूं
कि आरओ में जो अर्धपारगम में झिल्ली लगी होती है वो किसकी होती है? सेलुलोज एसीटेट की होती है, और ये सबसे मजबूत अर्धपारगम में झिल्ली होती है। कोई दिक्कत? तो क्या आज की क्लास आपको क्लियर है? सबको समझ में आ गया ना? वेरी गुड।